Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and this is lecture 2, the era of Mughals in the modern history series by Fantastic Fundas. And before I move ahead, I must tell you that if you have not listened to the earlier lecture 1, which is about the earlier Mughals, or the introductory lecture, please go and listen to those. अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर अभी तक नहीं सुने हैं, जो कि 2 हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर और अर्लियर मुगल्स के ऊपर, आप प्लीज उन्हें सुन लीजिए. अगर आपको अर्लियर मुगल्स अभी तक अच्छे से याद नहीं हुए हैं, पहले उस लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए और उसका लिंक आप यहां पर ऊपर देख सकते हैं. इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नई विंडो खुलेगी, आप उस वीडियो को देखिए एंड देन कम टू दिस. आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आगे बढ़ना और परमानेंटली याद हो जाएगा. सो अगर मैं पहले चलूँ तो इसको रिव्यू देता हूं. आज हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में. तो हमने पढ़ा उस टाइम पे कि कैसे बाबर से शुरू होता है, वी मूव टू हुमायूं. फिर हमने अकबर के बारे में पढ़ लिया, जहांगीर, शाहजहां, एंड देन वी रेड अबाउट औरंगजेब. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी रीडिंग अबाउट दैट हाउ बहादुर शाह केम. दिस इज बहादुर शाह ओवर हियर. देन जहांदर शाह. दिस वाज वेरी क्रिटिकल. And after the Jahandar Shah, there is Farooq Siyar. He will play a very big role in history. And then we have, after Farooq Siyar, we have Rafi Dajarat, Darajat, and then we also did Rafi Dawla, so who's also called Shah Jahan too. And once we are done with that, we'll go to very important character, which is Muhammad Shah Rangila, which is also called Roshan Akhtar. We'll talk about this person also. And then we move to Ahmad Shah, and then Alamgir would be there, and Shah Alam too, Akbar too, and lastly we'll end up with Bahadur Shah. This will be a little longer lecture. I will be speaking quickly. अगर आपको कहीं पर थोड़ा तेज बोलूँगा, कहीं कुछ मुश्किल आती है, if you feel any difficulty, please stop then and there and you may rewind the lecture and then listen to it again. और आप थोड़ा पीछे करके उसके दोबारा सुन लें या थोड़ा रुक जाएं और फिर आगे चलें. एक कॉपी पेन लेकर बैठिए. यू डोंट हैव टू रीड दिस क्रोनोलॉजी. अगर आपको इसका रट्टा मारना है, पॉज कीजिए, जस्ट पुट डाउन द क्रोनोलॉजी ऑन योर पेपर. नोट्स बनाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. वीडियो दोबारा देख लीजिए. इट विल बी वेरी इजी टू रिवाइज यू एंड आई यू विल ऑल्सो रिकॉल ऑल द फैक्ट्स. मेरा फोकस रहेगा सारे फैक्ट्स भी बताऊं और पूरा स्ट्रक्चर भी बताऊं मैं आपको. तो अब ये कैसे होगा. तो पहला इस टाइम पर हम पढ़ने वाले हैं बहादुर शाह 1, और ये भाई साहब रहे थे 1707 से 1712. इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो 1707 से ही शुरू होती है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड. नाउ ओरिजिनली बहादुर शाह 1 था, इसको मुआज़म या शाह आलम भी कहते थे. और ये राजा कैसे बना था, इसने क्या किया था, अपने 2 भाइयों को हराया था. तो कौन से भाई थे वो, आजम शाह और काम बख्श, जिनको ये हराकर यहां पर आया था. तो हम ये नाम याद करने की कोशिश करेंगे. बहादुर शाह, इसके नाम में ही पहले शाह आ गया है. अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है जिसके नाम में शाह आता हो. जो सबसे पहले शाह आया था वही क्या बनेगा, शाह आलम भी बनेगा. तो बहादुर शाह, और इसको मुआज़म भी कहते थे. और किसको हरा, इसने अपने कौन से भाइयों को हराया था, आजम शाह और काम बख्श को हराया था. कहाँ हराया था, बैटल ऑफ जजाऊ. जजाऊ, दिस इज अ प्लेस नियर आगरा. अब जो औरंगजेब की पॉलिसी थी इससे पहले, वो क्या थी, ही वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स और ये चाहता था कि शांति मेंटेन हो जाए. तो इसने क्या किया, हिंदूज की तरफ जो जितने राजे थे, चीफ थे, और उनकी तरफ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस लेकर आया. और राजपूतों से इसने क्या किया, पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन विद राजपूत्स. And how did he do so? By giving them high titles. So we must be able to differentiate between Aurangzeb's policy and Bahadur Shah's policy. Now, what is Aurangzeb's policy? He was very orthodox. He was very communal. He was tolerant. This Bahadur Shah, policy of conciliation, policy of peace. But toward one person he was not having conciliation. That was Marathas. Now, when they asked these Marathas, these asked for Sardesh Mukhi and Chauth, he said, okay, I'll give you Sardesh Mukhi, but I will keep the right to collect the revenue. You will not get the right. I'll give you the money. So half-heartedly Sardesh Mukhi was given. Shahu ji,
these are Marathas basically. You don't worry about this. मैंने Marathas बहुत अच्छे से कवर करूंगा, मैंने काफ़ी उसके ऊपर मेहनत की है. So you don't have to worry about it. How Marathas, how will you remember all this? Just remember the words for the moment. जैसे पहला अब ये आ जाता है शाहू जी. शाहू जी is very important person in Maratha history. Now what had happened that he was in captivity of Mughals. Now this policy of peace he followed with Marathas, and he released Shahuji from the prison. This guy came, Bahadur Shah, and he was arrested by Aurangzeb. Now when he was released, though he released him, Shahuji had his own fight of becoming the emperor of king of Maratha Empire, but he had to fight one lady called Tarabai, who we will be talking in the next lecture. But you must remember that this guy Bahadur Shah, he did not recognize Shahuji as the Maratha king, right? Now this is important over here, that he was not recognized, not Maratha king, right? Now result of all this policy was what? Towards Maratha, disorder continued in Deccan because शांति नहीं हो रही है. तो बहादुर शाह का याद रखना, ये नॉर्थ में ही बहादुर था, साउथ के अंदर ये कोई भी इसकी अच्छी नहीं चली थी. बहादुर शाह वन के साथ मैं एक चीज बताऊंगा. इस टाइम पर गुरु गोविंद सिंह जी आए थे और उन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस दी थी बहादुर शाह को. उन्होंने इसको बताया था कि कैसे लड़ाई लड़ते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे स्पिरिचुअल गाइडेंस भी दी थी, क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह जस्ट कॉज के लिए ही हमेशा लड़ते थे. अब बंदा बहादुर नाम का एक उनका भक्त था जिसका असली नाम लक्ष्मण दास था. ही वॉज द नेक्स्ट सिख लीडर हु रेजिस्टेड बहादुर शाह आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु जी. नाउ ही टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ लोहगढ़ विच वॉज द ऑल्सो द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द सिक्स. बहादुर शाह जो था, जो लोहगढ़ की जो किला था ये गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था. ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ अंबाला की तरफ है, फुट ऑफ हिमालयाज की तरफ है. सिक्स उस टाइम पे जो थे वो सारा एरिया, सिक्स वर कंट्रोलिंग द ऑल द एरिया बिटवीन सतलुज एंड जमुना रिवर. नाउ divided Bahadur Shah fail in spite of guidance of Guru Gobind Singh Ji. This has to be thought about, because Guru Gobind Singh Ji can only give him guidance. Action had to be done by him. So what problem was with him? He did reckless spending and financial mismanagement. Imagine that this person, he spent 13 crores at that time in a period of just 5 to 6 years. This is 1707 to 1712. सिर्फ इसने 4-6 सालों में 13 करोड़ रुपए खर्च किए उस टाइम पे, और गेव लार्ज जागीर्स टू हिज ऑफिसर्स, और इसकी वजह से अंपायर क्रम्बल कर गया. और इसी अब ये और क्या बन के रह गया, ये अपने आप में एक शाह ए बेखबर ही बनकर रह गया. इसको इसीलिए शाह बेखबर कहते थे. अब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज, आफ्टर हिज डेथ, अब जब डेथ होगी इसकी तो सक्सेशन का चक्कर पड़ गया जी. अब नेक्स्ट की राजा कौन बनेगा? तो नोबल्स वर अर्लियर ओनली एडिंग एस्पिरेंट्स. क्या कहते थे, जो पहले नोबल्स होते थे वहां पे, वो सबको कहते थे कि जी हम आपको कैसे हेल्प करते थे राजा बनने में. लेकिन देखो मुगल एम्परर की कितने बुरे हाल हो गए. दिस वॉज द टाइम जब से नोबल्स भी कहते कि हमें भी राजा बनना है. सो द की पॉइंट इज दैट नोबल्स started aspiring. They started aspiring to be the king, right? So this was it. And next comes the Jahandar Shah. Now who is Shah Alam? Shah Alam is Bahadur Shah, not Jahandar Shah. But Bahadur Shah came first. Bahadur Shah won, so he came first. वो सिर्फ एक याद करने का तरीका है. अब यहां से मरने मराने का काम भी शुरू हो चुका है. जो जहंदर शाह था, he came to the throne by killing Azimun Shan. He was the brother of Jahandar Shah and father of the next king Farrukhsiyar. तो जहंदर शाह का जो जिसको मार्को इस जो अगला राजा है उसके बाप का नाम है अजीमुन शान, और उसको मारकर ही जहंदर शाह आता है. ठीक है जी. और वो एक्चुअली जहंदर शाह का भाई ही होता है. तो यहाँ पर है देखिए जहंदर शाह
और ये इसका भाई है यहाँ पे जिसका नाम है अजीमुन शान, और इसका यहाँ पे बेटा है जिसका नाम है फ़र्रुखसियार। ठीक है जी। और जहांदर शाह क्या करेगा, इसको मार देगा, ये मर जाएगा, ये राजा बन जाएगा, लेकिन ये भी हट जाएगा और फिर नेक्स्ट किंग ये बन जाएगा फ़र्रुखसियार। तो अब ये बनेगा कैसे, देखिए हुआ क्या। ही केम टू थ्रोन बाय किलिंग हिम विद द हेल्प ऑफ प्रोमिनेंट नोबल। इस टाइम पर एक नोबल हुआ जिसका नाम था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान, जुल्फी क्या कहता था, वो चाहता था, ही वांटेड पीस विद मराठास एंड राजपूत्स, सो ही प्रिजर्व्ड औरंगजेब्स पॉलिसी, दिस इज पॉलिसी बाय अबॉलिशिंग जजिया, राइट, he reversed it. Aurangzeb brought the policy of jizya and giving title to the kings. He controlled administration and encouraged ijara system. This is very important word, ijara system. What is ijara system? There can be a short note. आप इसके ऊपर भी short note लिख के हम इसको आंसर चेक करवा सकते हैं। व्हाट इज इजारा सिस्टम, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर रेवेन्यू फार्मिंग को कहते थे। होता क्या था इसमें, गवर्नमेंट वुड गिव कॉन्ट्रैक्ट विद रेवेन्यू फार्मर एंड मिडलमैन टू पे गवर्नमेंट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी व्हाइल दे वर फ्री टू कलेक्ट वट एवर दे कुड फ्रॉम द पेजेंट। जैसे कि अगर किसी के पास कोई एक लैंड का टुकड़ा है, तो जो जो जहांदर शाह था, ये क्या कहता था कि आप ये लैंड का टुकड़ा ले लो और यू टेक दिस लैंड एंड यू गिव मी मनी, और some minimum amount of money had to be given, minimum amount of money, and whatever is left, that is yours. So this was the idea in ijara system. Now he confirmed the earlier private arrangement between his deputy in Deccan जिसका नाम था पन्नी and Maratha king जिसका नाम शाहूजी in 1711, which had granted Chauth and Sardeshmukhi of Deccan on the condition of right of कलेक्शन बाय मुगल्स एंड हैंडिंग ओवर टू मराठास। तो जो पहले वो सारदेशमुखी और चौथ का राइट दिया गया था, इससे एकदम पहले वो क्या हुआ था, इसने क्या किया, वो उनको कंफर्म कर दिया, बस वहीं पर रख दिया। हाँ, लेकिन सिक्स के साथ ही हैड अ फाइट, उनके साथ इसकी नहीं बन रही थी। क्यों, बहादुर शाह सीख नहीं पाया कि क्या करना है गुरु गोविंद सिंह जी से। फिर जहांदर शाह आया, तो जो ये शाह आ रहे थे ये सिक्स से के साथ लड़ाई ही करते जा रहे थे। तो बंदा बहादुर के साथ भी लड़ाई रही और फिर बाकी सिक्स के साथ भी, एंड उनके अगेंस्ट इन्होंने पॉलिसी ऑफ सप्रेशन चला के रखी। फिर क्या होता है, अब इसका जो रूल था वो सिर्फ 9 मंथ्स ही लास्ट किया। प्रोबेबल रीजन देखो बहुत सारे हो सकते हैं कि इसके ऐसे जाने के, एंड देखो वैसे भी ये अजीमो शान को मारकर ही आया था यहाँ पे। तो नेक्स्ट एम्परर जो है वो फ़र्रुखसियर इसको एक लड़ाई में हरा देता है। और फ़र्रुखसियर कौन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है जहांदर शाह। जहांदर शाह का ये है भाई यहाँ पे, जिस भाई का नाम है क्या कहते हैं, अजीमुन शान। अजीमुन शान का बेटा है फ़र्रुखसियार, और फ़र्रुखसियार इसको लड़ाई में हरा देता है। यही इसकी कहानी है। अब फ़र्रुखसियार रूल करेगा काफ़ी देर, 1713 से 1749 तक। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ इसकी रिश्तेदारी क्या है। ही केम टू द थ्रोन, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही केम टू द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ साइद ब्रदर्स। हु दीज साइद ब्रदर्स आर सच इंपॉर्टेंट पीपल इन द हिस्ट्री, you have to remember their names, Said brothers, because they were the king makers. They were known as the king makers. Now they were Indian Muslims. What were their names? इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। सारे नाम मैं आपको याद करने को नहीं कहता, लेकिन ये जरूर याद होने चाहिए। अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली। ठीक है जी, अब्दुल्ला तो नाम आसान ही है, और हुसैन अली भी, MF हुसैन आपको याद रख सकते हैं अगर रखने के लिए। और खान अब्दुल्ला गफ़ार खान मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हुआ है, जिसको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। तो ये अब्दुल्ला खान था मुगल्स के टाइम पे। हालांकि मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, दोनों में बहुत फ़र्क था रट्टा मारने के लिए। और जो अब्दुल्ला खान था वो कौन था, वज़ीर था। वज़ीर कौन होता है, प्रधानमंत्री, वज़ीर आला। आज भी पाकिस्तान की अब उर्दू में कभी खबरें सुने जाए दूरदर्शन पे, उर्दू में यही बोलते हैं। हुसैन अली कौन था, ये मीर बख्शी था जी। मीर बख्शी कौन होता है, पे मास्टर जनरल। तो जी कौन था,
एक तरफ आप एम.एफ. हुसैन को सोच सकते हैं और एक था अब्दुल्ला खान, जो क्या हैं, ये हैं सैयद ब्रदर्स एंड दे आर द किंग मेकर्स। अब जो राजा आता है, हम बात कर रहे थे फारुखसियर के इस टाइम पे, तो फारुखसियर क्या करता है, बंदा बहादुर जी को ये कैप्चर कर लेते हैं एट गुरदासपुर फोर्ट, ठीक है जी, एंड एग्जीक्यूटेड इन दिल्ली, इसको मार देते हैं दिल्ली इलाके को कैप्चर करके 1715 में। इंग्लिश एम्बेसी इस टाइम पर आती है, यहां पर दो लोग आते हैं, जॉन सरमैन एंड डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में, प्रीलिम में और मेंस में आते हैं। अब कहानी, द स्टोरी इज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन वाज अ डॉक्टर व्हेन ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ फारुखसियर। जो फारुखसियर वर वेरी हैप्पी विद हिज सर्विसेज एज अ डॉक्टर, सो what he did, he gave the royal order, farman. Now I do not know what is written on this, if anyone knows Urdu can put a light on it, but farman looked like this. See, this is what farman looked like, right, this is farman, this is how it looked like. Now for what was this farman about? It gave Britishers duty free trade rights टू इंग्लिश इन हैदराबाद। सी, हम बाद में जाके अहमदाबाद, बंगाल, तो सब जगह इनको ये ऐसे राइट्स मिल गए। हम बाद में जाके आगे जाके पढ़ेंगे भी कि कैसे जो नवाब ऑफ बंगाल होते हैं, ठीक है जी, नवाब ऑफ बंगाल। अब ब्रिटिश जहां पर मुगल तो वीक होने शुरू हो चुके हैं 1707 ऑनवर्ड्स, तो जो बंगाल के नवाब होते हैं वो ब्रिटिशर्स को फोर्स करते हैं कि अब उतनी ही कस्टम ड्यूटी दो जितने और दे रहे हैं, कोई ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं उनको करने देते। और वो ऐसा कैसे कर पाते हैं, हालांकि नवाब ऑफ बंगाल तो एम्परर के नीचे आता है, पर क्योंकि मुगल्स वीक हो चुके हैं, ठीक है जी। आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। देखिए, दिस इज मुगल्स वीक, सो लोकल leader who were governors, they were strong, and since they were strong, what happened, follow their own policy, follow own policy। अब जब इनकी अपनी पॉलिसी होती थी तो they could control, so what happened, Bengal controlled trade and duty, Bengal trade and duty, this is what Bengal controlled. Now they forced until what, until 1757 battle of Plassey। इसके बारे में हम जब बंगाल के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेकिन सी व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दिस केस, व्हाट इज हैपनिंग इज they are giving them duty free trade rights. Look at the Mughals, they have grown so weak. I'm just drawing a comparison here. Now when such things happen, what happens, that duty free trade is given, the English, their trade was revolutionized. उनका ट्रेड तो वाह होगी, उनकी तो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे चल गया। तो इसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस होल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा शब्द का मतलब है अ डॉक्यूमेंट ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस। व्हाई इज द फरमान कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि फारुखसियर गेव इट टू, किसको दिया फारुखसियर ने? ये देखिए, फारुखसियर गेव इट टू टू पीपल, वन इज हैमिल्टन and the other is John Surman, right? So sorry, I just forgot that actually. One is Hamilton and one is Surman, right? Surman, you must remember these names and say what did they do? Duty free trade rights. This
revolutionized the trade, and this is why it is called Magna Carta. And whose time it happened? It happened at time of Farrukhsiyar. So this is the thing. Now so this was about it. Now what else? In 1717, now there is something in Maratha Empire. There are two things, right? When we read about Marathas, I'll tell you about them, but just to interlink things, in Maratha Empire there are two things. One is king and one is Peshwa, and we'll see that how slowly with time, first king was very powerful, and then slowly Peshwas became powerful. So the first Peshwa of Shahuji was the king. His first Peshwa, Balaji Vishwanath, he became, now Farrukhsiyar became the first Maratha leader to visit Mughal emperor's court. He favored the Said brothers. Now he asked for collection of Chauth. What is Chauth and Sardeshmukhi? Chauth is 1/4 of the total revenue collected from the areas which Marathas will not attack. कि आप कुछ एरिया है वहां का 25% रेवेन्यू, चौथा हिस्सा चौथ हम रखेंगे और इसके बदले में वहां पर अटैक नहीं करेंगे. दूसरा है सरदेशमुखी. सरदेशमुखी एक्चुअली शिवाजी कहते थे कि क्योंकि वो सभी देशमुखों के हेड हैं, तो बाकी सब लोगों को 10% उन्हें देना पड़ेगा, और जो देशमुख होते थे वो रेवेन्यू कलेक्टर होते थे. तो हेरिडिटरी राइट जो थे ये शाहू जी ने भी क्लेम करना चाहा, जैसे शिवाजी के पास ये राइट था, और ये राइट लेने के लिए वो फारुखसियर के पास गए. कौन जाएगा फारुखसियर के पास? अब राजा तो जाएगा नहीं, तो पेशवा जाएगा. तो पेशवा इस टाइम पर कौन है? बालाजी विश्वनाथ. बालाजी विश्वनाथ यहाँ पे गो टू फारुखसियर, और ये हम यहाँ पे फोटो देख सकते हैं पेशवा की. रफी उद दजारत एंड रफी उद दौला अब यहाँ पे दौर आए. देखो दजारत मर गया टीबी से, कुछ महीनों के लिए आया, ये भी सैयद ब्रदर की वजह से ही आए थे. ठीक है जी, साइद ब्रदर्स की वजह से ही आए थे. एक्चुअली वो स्पेलिंग गलत लिखे हैं, साइद. एनसीईआरटी में तो साइद कहा गया है, और बिपिन चंद्रा और भी लोग इसे साइद ही कह रहे हैं. तो खैर, तो अगर दौला की बात करें, रफी दौला, ही वाज मेड द किंग एंड ऑल्सो किल्ड बाय साइद ब्रदर्स, और इसी को हम शाहजहां टू भी कहते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट हियर. नाउ साइद ब्रदर्स के अंदर दे फॉलोड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. इफ वी सी देयर इज अ जनरल ट्रेंड, एंड दैट इज आफ्टर औरंगजेब देयर हैज बीन अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. ठीक है जी. अब इसके बाद आते हैं सबसे जबरदस्त मोहम्मद शाह रंगीला जी. ये 1719 से 1748 तक रहेंगे. साल इतने इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, अभी बाकी चीजों को याद करने पे फोकस कीजिए. जब इन वीडियोस को कई बारी 2-4 बार देख लेंगे तो साल अपने आप याद होने शुरू हो जाएंगे. मोहम्मद शाह रंगीला का जो एक नाम था वो था रोशन अख्तर. ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर दोनों को मिला दे तो कौन बनता है? रंगीला. ठीक है जी, तो ये बात आप याद रखिएगा. इसका ये भी, दिस क्वेश्चन कैन कम इन एज अ मल्टीपल चॉइस. दे वर हेल्प्ड अगेन बाय साइद ब्रदर्स. देखो साइद ब्रदर्स ने सबकी हेल्प की, यहां पर भी कर रहे हैं टू बी द किंग. बट रंगीला वॉज वेरी क्लेवर एंड ही किल्ड द साइद ब्रदर्स बिकॉज दे वर मेनेस. ही न्यू, इससे पहले रफीउद्दौला को भी तो मरवा कर चुके हैं साइद ब्रदर्स. इसको क्या है? इसकी रानी का नाम था रहमत उन निसा, जो कि बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इन्फ्लुएंस हो रहा था. ये अब 18 साल का किसी को राजा बना देंगे तो वो ऐश परस्ती करेगा और क्या करेगा, और वही इसने की. मैरी मेकर किंग भी इसको कहते थे. 1724 के अंदर निजाम उल मुल्क. अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे हैदराबाद की हिस्ट्री, तो उसके अंदर हम एक राजे के बारे में पढ़ेंगे जिनका फाउंडर था निजाम उल मुल्क. एक्चुअली में निजाम उल मुल्क पहले क्या करता था? मोहम्मद शाह रंगीला के साथ ही था काम कर रहा, लेकिन वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से इतना परेशान आ गया था, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन से, कि उसने सोचा कि मैं अपना जाके खुद ही अपना काम संभालूं. ठीक है जी. और दूसरी बात, ये साइद ब्रदर से थोड़ा जेलस भी था क्योंकि उनकी सिचुएशन उस टाइम पे काफ़ी बेटर थी इससे, तो इसलिए ही लेफ्ट. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. अब यहाँ पर यू कैन पुट डाउन द क्वेश्चन इन योर कॉपी, आप लिख सकते हैं, इसको आंसर कर सकते हैं. इट इज सेड दैट the departure of Nizam ul Mulk from Muhammad Shah Rangila's court
इट वॉज द सिंबॉलिक फ्लाइट ऑफ लॉयल्टी एंड वर्च्यू फ्रॉम द मुगल एम्पायर। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट एज इट इज यू कैन एक्सपेक्ट इट इन द पेपर। ठीक है जी, सो दिस वॉज इट, हिज डिपार्चर वॉज symbolic of loyalty and virtue from Mughal Empire. नादर शाह 1739 में आया, शाह पर्शिया था। इसने क्या किया, मुगल आर्मी को करनाल में हरा दिया। ऑन सपोर्ट एंड परसुएशन ऑफ अ नोबल सादत खान, जो बाद में अवध की हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, नादिर खान ने क्या किया, दिल्ली पर अटैक किया और वो अपने साथ पीकॉक थ्रोन लेकर चला गया। ठीक है जी, अब ये साइड पर आप देख सकते हैं, दिस इज आर किंग रंगीला जी बैठे हैं, ही इज अ मैरी मेकर एंड दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, ऐश परस्ती में लगे हुए हैं। और ये वो पीकॉक थ्रोन है जो उठा के ले जाता है, और ये शाहजहां के पीरियड से यहां पर था चल रहा। अपने साथ मोहम्मद शाह रंगीला कोहिनूर डायमंड भी ले रहा है, लेके साथ चला जाता है। मेरे ख्याल से ये साथ में रंजीत सिंह जी की पिक्चर है, खैर वी कैन इसको आप भूल सकते हैं, रंजीत सिंह जी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फोकस इज दिस कोहिनूर, दिस डायमंड ओवर है। ओके, सो अब इसी ने कोहिनूर डायमंड को कोहिनूर का नाम दिया था, क्योंकि उसने इसको क्या कहा था, इट इज अ माउंटेन ऑफ लाइट। दिस इन्वेजन एक्सपोज्ड वीकनेसेस ऑफ अंपायर टू मराठा सरदार्स, कि मुगल की क्या वीकनेस है। देखो, सब मुगल की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करेंगे, मराठा कर रहे हैं यहाँ पे, आगे जाके बंगाल, अवध, कर्नाटक, हैदराबाद सब करेंगे, और अल्टीमेटली उन सब की वीकनेसेस का इस्तेमाल ब्रिटिश करेंगे और फिर ब्रिटिश रूल करेंगे। एंड फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज जो थी उन सब ने इसका फायदा उठाया। इस टाइम पर अहमद शाह अब्दाली आता है, जिसका अहमद शाह से कोई रिश्ता नहीं है। अहमद शाह अब्दाली, इसने बैटल ऑफ करनाल में भी पार्ट लिया था। बैटल ऑफ करनाल वो होता है जिसके अंदर नादिर शाह जो कि लूटने आया होता है, उसने इसको हरा दिया होता है। सी, दिस इज बैटल ऑफ करनाल and this is Ahmad Shah Abdali who also took part in it, and Battle of Karnal is about Nadir Shah who has come for one thing only, and that is plunder. Now Abdali invaded India 8 times, right? He is very famous, and he started in 1748 and plundered wealth for 20 years. आए, पैसे लूटे, ऐश की वापस, यही इसकी जिंदगी थी 67 तक, इतना इसने लूटा इंडिया को। अब मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में थोड़ी सी और कल्चरल डेवलपमेंट्स की अगर बारे में मैं यहां बात करूं तो वो क्या थी यहां पे, देखिए इस टाइम पे एक तो उर्दू बहुत डेवलप हुई। ठीक है जी, वली दक्कनी, ये वली दक्कनी है साइड पे जिनकी आप पिक्चर, दिस इज वली दक्कनी। तो ही केम टू एम्परर कि उर्दू भाषा को लेकर, एंड उर्दू बिकेम द कोर्ट लैंग्वेज। अब पहली बारी उर्दू कोर्ट लैंग्वेज, शुरुआत तो हम पर्शियन से करेंगे और उससे पहले टर्किश भी होती है, लेकिन फिर अब उर्दू आ गई है पहली बार, और जो ये उर्दू भी है ये पर्शियन और हिंदी का मिक्सचर है। इस टाइम पे पहली बारी एक नया डांस फॉर्म आता है जो कि यूपी के अंदर बहुत पॉपुलर है, उसे कहते हैं ख्याल, और ये पंडित बिरजू महाराज जी हैं। हम पूरी कल्चरल हिस्ट्री भी कवर करेंगे मेंस और प्रीलिम के एंगल से, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। आई विल ट्राई टू डू इट, देयर इज नो कमिटमेंट फॉर नाउ, बट आई विल ट्राई टू डू इट। लेकिन हाँ, मेंस के टाइम तक तो मैं इसको खत्म कर ही दूंगा। कथक एमर्ज एज अ न्यू डांस फॉर्म अब। ठीक है जी, निजामत खान और फिरोज खान, अब यहां पर दो सिंगर हुए हैं, एक सदरंग एक अधरंग, दे वर फेमस म्यूजिशियंस ऑफ द कोर्ट। ये दो नाम इंपॉर्टेंट हैं, निजामत खान एंड फिरोज खान। NFK, जैसे JF कैनेडी वैसे NFK, निजामत एंड फिरोज। अब अहमद शाह, ही इज नॉट अहमद शाह अब्दाली जो अब ये अहमद शाह आया है। ही गेव अवे एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट आफ्टर सो मेनी अटैक्स बाय अब्दाली। जो उसकी मदर थी उसका नाम था, वो एक फेमस डांसर भी थी, और उसका नाम था उद्दम बाई, एंड उसने खुद को टाइटल भी दिया था कुदसिया बेगम का। ठीक है जी, ये है हमारे अब्दाली जी, दिस इज नॉट अहमद शाह, एंड दिस इज दी क्वीन। अब देखिए फोकस वाली बात क्या है कि वो तो अपनी पूरी ऐश परस्ती में लगी हुई है। तो अब इसके नाम से गार्डन भी है दिल्ली में, ओबराय होटल के पास, अगर आप कभी गए हो आपने देखा होगा, तो वो वहां पर जो है कुदसिया बेगम गार्डन ही है जो कि उद्दम बाई है। अब
अहमद शाह को इस टाइम पे इमाद है जो वो मार देता है। इमाद उल मुल्क उसका इमाद उल मुल्क गयासुद्दीन खान, इसका नाम पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इमाद ही बहुत है। एंड जिसको कैसे मारेगा, विद द हेल्प ऑफ मराठास। ये बात है यहाँ पर आ जाती, क्योंकि मुगल्स और मराठा की तो वैसे भी लड़ाई ही चल रही होती है। सो द नेक्स्ट इज आलमगीर। आलमगीर वॉज देयर फ्रॉम 1754 to 59। इसको अजीजुद्दीन भी कहते हैं। औरंगजेब का नाम आलमगीर भी था। आलमगीर 1, औरंगजेब, सब ए ही हैं। आलमगीर, मराठा और इमाद ने फिर आपस में पैक्ट कर लिया सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट के लिए, अब्दाली के अटैक से बचने के लिए, और इमाद ने ही मुगल्स के राजा को मारा था। अब ये सारी जो चीजें होती हैं, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जाके एंड होती हैं, जो 1761 में होगी जाके। 14 जनवरी 1761 से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत शुरू हो जाती है। 14 जनवरी 1761। नाउ इट वाज ड्यूरिंग दीज इन्वेजन्स दैट अब्दाली रिकॉग्नाइज्ड, क्या अब जब लड़ रहे थे अब्दाली ने क्या देखा, एक तो उसने आलमगीर को मना दिया एम्परर, इमाद को उसने एक्सेप्ट कर लिया वजीर, और पंजाब क्या गया जी, ये रोहिल्ला चीफ था इस टाइम पे, रोहिलखंड का था नजीब खान, उसको सुप्रीम एजेंट मान लिया, और मीर बख्शी मान लिया। मीर बख्शी कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। जो रोहिल्ला शब्द है इसका मतलब है रोहिलखंड। अगर आप इस टाइम पे रोहिलखंड देखें तो ये वेस्टर्न यूपी वाला जो पार्ट है, दिस आप मैप के ऊपर देख सकते हैं इसको, यूपी बरेली पीलीभीत वाला जो एरिया है अवध के बिल्कुल साथ में। तो रोह का मतलब माउंटेन होता है, और ये पश्तो भाषा का शब्द है। पश्तो कहाँ की भाषा है, अफगानिस्तान की है, पहाड़ी भाषा है। वैसे रिसेंटली अभी क्या हुआ था, जब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट 2015 में इंडिया में अभी आए हुए थे, तो ही स्पेसिफिकली मेट पीपल इन इंडिया हु स्पीक पश्तो। तो देखो कल्चर से जो कल्चरल डिप्लोमेसी होती है वो बहुत हेल्प करती है। ठीक है जी, ऐसी एक साइडी बात है, आपको बता रहा हूं। खैर, द वॉर विद अब्दाली क्रिएटेड क्राइसिस। क्यों? मराठा लीडर उस टाइम पर रघुनाथ राव थे। ही अपॉइंटेड अदीना बेग। रघुनाथ राव जो था, इसको कोई बहुत अच्छा इसने रोल नहीं प्ले किया अगर एक किस्म से देखा जाए तो। ही अपॉइंटेड अदीना बेग एज गवर्नर ऑफ पंजाब। इसने क्या किया, नजीब खान को जो कि रोहिल्ला चीफ था उसको निकाल दिया। अब इमाद क्या करता है, जिसने पहले भी एक राजा को मार दिया होता है, उसको वो क्या करता है, शाहजहां 3 को, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ औरंगजेब को थ्रोन पे बिठा देता है, लेकिन इसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होती। अब शाह आलम 2 आएगा। बहादुर शाह हमने पहले पढ़ा था, वो पहला लेटर मुगल्स में था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ये शाह आलम 2 की, हु एक्चुअली रूल नेक्स्ट। और इसका रूल बहुत क्रिटिकल है 1759 से 1806 तक। शाह आलम का जो दूसरा नाम था वो था अली गौहर। ठीक है जी, अली गौहर। अब इसको क्या हुआ था, दिल्ली से इसके वजीर ने निकाल दिया, और ही वॉज, अब जब दिल्ली से इसको निकाल दिया गया राजा को, ये मर्जी पर रहा। किसकी मर्जी पे? पहले अवध के राजा की मर्जी पे, जो कि शुजा-उद-दौला था। शुजा-उद-दौला के बाद ये प्लासी तक एक्टिव रहेंगे, और उसके बाद फिर मराठास के मर्जी पर रहा, और फिर इंग्लिश की मर्जी पर रहा। तो बेचारा दर दर की ठोकर खाई। वजीर अब खुद क्यों नहीं राजा बन गया जो वजीर था? क्योंकि रॉयल लीनियज नहीं थी, रॉयल ब्लड नहीं था, शाही खून नहीं था, और लोग उसी को रिस्पेक्ट करते थे। तो जो कंटिन्यूशन ऑफ मुगल मोनार्की आफ्टर 1759 हुई है, हालांकि अगर आप देखें कोई मिलिट्री पावर भी नहीं थी, उसका एक ही कारण था कि जो मुगल्स का लोगों के माइंड्स के ऊपर कंट्रोल था, वो इसीलिए वो कंटिन्यू कर पा रहे थे। और ये आप देख सकते हैं साइडवेज पिक्चर में, शाह आलम 2 इज द एम्परर, ही इज सिटिंग, और ब्रिटिशर्स के साथ उनकी शरण में जाकर ये रहेगा। और ब्रिटिशर्स बहुत चालाक हैं, वो खड़े रहे वहां पे। अब शाह आलम 2 के टाइम पर कुछ और बातें भी हैं। 1761 में अगर अब आप देखें, सबसे पहले यहां पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास वर डिफीटेड, अहमद शाह अब्दाली ऑल्सो फॉट अगेंस्ट मराठास। ये बातें हुई, मराठास के अगेंस्ट लड़ा था अब्दाली यहां पे। 1764 के अंदर देखो, अब बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगी, इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद करनी है क्या बात, कि मुगल एम्परर शाह आलम 2 पे 1, देन यू शाह आलम 2, नवाब ऑफ बंगाल जो मीर कासिम होंगे, और
पहले मीर जाफर आते हैं, फिर मीर कासिम आते हैं। तो मीर कासिम जो होते हैं बैटल ऑफ बक्सर में पार्ट लेते हैं, और अवध के शुजा उद दौला, ये सारे हैं इकट्ठे मिलकर लड़ते हैं और ब्रिटिश जीत जाते हैं इसमें। और 1765 में शाह आलम टू जो होते हैं, ही गेव दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स क्या होता है? दीवानी मतलब सिविल, ठीक है जी, जैसे फौजदारी क्रिमिनल। तो सिविल राइट्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर व्हाट? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू इंग्लिश। तो राइट्स कैसे हैं? राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू ना। फिर क्या होता है 1771 में? मराठास वर एबल टू ब्रिंग बैक द एम्परर इनटू दिल्ली, बट ही वाज स्टिल अंडर द प्रोटेक्शन, अंडर देयर प्रोटेक्शन टिल इंग्लिश कैप्चर्ड दिल्ली। मराठास की उसी उन्हीं में रहता था। अब सेफ्टी में 1803 आ जाता है, 1803 दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाय इंग्लिश अंडर लॉर्ड लेक। दिस नेम इज इंपॉर्टेंट हेयर। लॉर्ड लेक के अंदर के साथ ये दिल्ली कैप्चर कर लेते हैं। और जो किंग होता है शाह आलम टू बिकेम द फर्स्ट मुगल टू गेट पेंशन फ्रॉम इंग्लिश। अब वो उसको कोई ट्रिब्यूट नहीं देगा, कोई भी, नो ट्रिब्यूट फॉर हिम, ओनली थिंग ही गेट्स इज पेंशन। और ब्रिटिश अपनी मर्जी से देंगे पेंशन पे। अब 1803 से 57 तक, जैसा मैंने कहा, मुगल एम्परर्स वर मेयरली पॉलिटिकल फ्रंट फॉर इंग्लिश। एक्चुअली में यहां से अब ब्रिटिशर्स का रूल होना ही एक तरीके से शुरू हो जाता है। हालांकि वो अपना नकाब पहन के रखेंगे, एंड व्हेन दे रिमूव देयर दिस कवर, with that we will see in the coming lectures. Next king is Akbar II, 1806 to 1837. He was just this was the period of confrontation. English have problem with everything now on with whatever British Mughals were doing. British asked him to give away, आप अपने सारे टाइटल, राजा धीराज महाराज जो भी है, all that put it away, आप कुछ भी सेरिमोनियल नहीं पहनोगे। अब ये जो अकबर टू होता है ये बहुत परेशान हो जाता है। सो व्हाट ही डज इज, ये राम मोहन रॉय, ठीक है जी, जो उस टाइम तक राम मोहन रॉय होते हैं, उनको इंग्लैंड भेजता है दैट गो टू एज इज एम्बेसडर, गो देयर एंड टॉक टू द इंग्लिश कंपनी की व्हाट आर यू डूइंग विद मी, ठीक है जी। एंड इट इज दिस किंग, दिस पर्सन ओनली, अकबर टू, हु गिव्स राजा राम मोहन रॉय को राजा का जो टाइटल है वो यही देते हैं अकबर टू। और लैंग्वेज, अब क्योंकि ब्रिटिश का रूल हो गया है तो पर्शियन से लैंग्वेज भी इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो रही। देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। डिस्कस द हैपनिंग्स, द इवेंट्स विच शो दैट सिंस 1803 इट वर द ब्रिटिशर्स हु वर इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द मुगल एम्पायर एंड नॉट द मुगल डायनेस्टी। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन पेपर ऐसे। So next is Bahadur Shah Zafar. This is the last Mughal emperor. This is second Bahadur Shah II, and 1837 to 1858. He was son of a Rajput princess and Akbar II. Zafar was his pen name. Urdu poetry he really liked it. सब जानते हैं. Patronized मिर्जा गालिब, and मिर्जा गालिब की मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा साइड पे। ये जाफर ऊपर बैठे हैं, ये नीचे मिर्जा गालिब हैं। And he was captured by English at Humayun's tomb along with his favorite queen. कहा, यू नो द स्टोरी इज, इसको भगा कर लेकर गए थे। अब कैन यू इमेजिन, मतलब मुगल सल्तनत का राजा और क्या हाल हो गए, और इतनी गरीबी हो गई थी, ऐसा कहा जाता है बिटवीन दिस पीरियड, दिस 1837 to 58. दिस इज रिटन, दिस इज नॉट मी सेइंग, दिस बुक से दे हैड टू सेल देयर यूटेंसिल्स टू लिव, खाना खाने के लिए अपने बर्तन तक बेचने पड़ गए थे इनको। कैप्चर्ड बाय इंग्लिश एट हुमायूंस टूम अलोंग विद हिज फेवरेट क्वीन जीनत महल एंड एक्साइल्ड टू रंगून, बर्मा। हालांकि इसको वहां ले गए थे, दिल्ली में अब भी एक कब्र खाली पड़ी है और इसकी इच्छा थी कि वहां पर उसे दफनाया जाए, और वो कब्र आज भी खाली है, इसकी वेट कर रही है। खैर ये वहां पर मर गया और इसकी जनरेशन अब भी दिल्ली में रहती हैं। और रिसेंटली अगर मैं हैपनिंग्स बताऊं, अब ये पेपर में क्यों भी आ सकता है, इसकी जनरेशंस हैं दिल्ली में। एक तो वो इसके खान साहब में बहुत फेमस है दिल्ली में, जो ऑल दैट मटन एंड चिकन जो बनाते हैं पुरानी दिल्ली में। एंड दूसरा रिसेंटली इसकी जनरेशन में से कोई एक लेडी आई थी एंड शी वेंट टू गोल्डन टेम्पल माफ़ी मांगने के लिए फॉर व्हाट बहादुर शाह के एंसेस्टर्स डिड टू सिख्स, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि सिख्स के साथ इन्होंने हमेशा कॉन्फ्रंटेशन रखी। सो दैट इज ऑल अबाउट द लेक्चर। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जैसा कई लोगों ने मुझे कहा कि क्वेश्चन भी शुरू किए जाएं, तो हेयर इट इज। क्वेश्चन लिख लीजिए, लेटर मुगल्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, write a short note on this statement with illustrations।
मैं देखना चाहूंगा कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, पेपर में लिखने के लिए, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैक्सिमम आपको 200 वर्ड्स में लिखना है और 12.5 नंबर हैं। आई विल चेक द आंसर फॉर यू। अगर लेकिन आप मेरे से चेक करवाना चाहते हैं, इट हैज टू बी इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली, आई एम टेलिंग यू। अगर आप सिंपल फोटो खींच के भेजेंगे मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, और या फिर आप इसे टाइप करके भेज दीजिए, लेकिन प्रेफर कीजिए अगर आप मुझे पीडीएफ ही दे सकें, दैट विल बी गुड फॉर मी। और पिक्चर जो अगर आप फोटो खींच के भेजते हैं शुड बी क्लियर, और टाइप करते फिर भी कोशिश कीजिएगा कि उसकी पीडीएफ बन जाए। एंड इफ यू आर क्लिकिंग इट यूजिंग फोन तो क्लियर हो पिक्चर। और आप जो आंसर भेजे उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, और जिस दिन आप उसको आंसर कर रहे हैं वो डेट जरूर लिखिएगा ऑन द आंसर शीट, तभी मैं इन सब चीजों को चेक कर पाऊंगा। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आएंगे, इतने सारे को मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई नीड ऑल दिस डिटेल्स। भेजना कहां पर है आंसर आपको लिख के, fantasticfundas@gmail.com। यू कैन नोट डाउन द ईमेल एड्रेस, यहीं पर भेजिएगा तभी मैं इनको चेक कर पाऊंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी से जल्दी आपको चेक करके भेजूं, लेकिन आई विल श्योरली चेक देम व्हेनेवर आई डू। ठीक है जी, राइट द आंसर एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। क्वेश्चन को मैं अलग से तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबे हो रहे हैं, बट श्योरली आपके जो आंसर्स होंगे मैं एक एक आंसर को कर दूंगा। अगर कोई खास ही क्वेश्चन होता है तो हम उसको डिस्कस कर भी लेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इंडियन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, हैदराबाद, अवध। सी जो मैं आपको स्टोरी अभी पीछे भी बता रहा था कि कैसे शिफ्ट हो रहा है, मुगल से वीक हो रहे हैं, और जब मुगल वीक हुए तो इंडिया में क्या हुआ, और जो इंडिया में कुछ हुआ ब्रिटिशर ने उसका फायदा कैसे उठाया और ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश किया, इसकी अगले लेक्चर में बात करेंगे। सो दैट इज इट। और अगर आपको अभी इस लेक्चर में कुछ कमी लग रही है, आई वुड से इस लेक्चर को अभी आपने एक बार सुना, गो बैक, अपनी ब्रेक लीजिए थोड़ी सी 5-10 मिनट की, लिसन टू दिस लेक्चर अगेन, दोबारा सुनिए, यू विल रिमेंबर इट। और कल इस लेक्चर को अगर एक बार दोबारा सुन लेंगे, आप मुगल अपनी लाइफ में नहीं कभी भूलेंगे, मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और तब आप कोशिश करें इस आंसर को लिखने की। जब आंसर लिखें तो ट्राई कि आप बिना देखे लिखें, अगर नहीं भी बात बन रही तो आप देखकर एक बारी रिवाइज कर भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप एक बारी, 2 बार, 3 बार इस वीडियो अगर आप देख लेते हैं, 3 टाइम्स, दिस वीडियो विल बी योर्स और दिस लेक्चर वुड बी योर्स, आप कभी नहीं भूलेंगे। अभी तक के 2 लेक्चर्स के अंदर आपने अगर सब कुछ अच्छे से याद कर लिया, आपके पेपर में कुछ नंबर सिक्योर हो गए हैं, मैं आपको ये श्योर कर सकता हूं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। दैट इज ऑल। एंड प्लीज आप हमें सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि दिस इज वेरी टफ, मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब अ लॉट। ठीक है जी, और आप इसे फेसबुक पे शेयर कीजिए इस वीडियो को प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब भी दैट सपोर्ट्स मी एक्चुअली, एक मोटिवेशन रहता है। और अभी भी कुछ क्वेश्चंस, कमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन कुछ भी करना चाहते हैं नीचे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, आई विल आंसर देम ऑल, यू डोंट वरी अबाउट इट। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।